अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, हुक्स लॉ। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर इलास्टिसिटी को देखा था, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस क्या चीज़ होती है, स्ट्रेन क्या चीज़ होती है। उसी से रिलेटेड हमारे पास बॉडी की इलास्टिक लिमिट को या इलास्टिसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए एक लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ के स्टेटमेंट के अगर बारे में हम बात करें तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि विथ इन अ इलास्टिक लिमिट, इन अ इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस is directly proportional to strain। इलास्टिक लिमिट में रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ताल्लुक है वो एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो स्ट्रेस जो कि फोर्स होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और स्ट्रेन उसके नतीजे में जो चेंज आता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विथ इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यानी अगर हम इसको देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमें पता है प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट स्ट्रेन। और अगर हम इसको इधर भेजें तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ है, उसकी इलास्टिसिटी यानी उसका यंग मॉडुलस। और अगर हम इसको आसान टर्म में समझ लें कि मान लेते हैं, आप इस तरह से समझ लें, इसके अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम एक अज्यूम कर लेते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट, एक स्प्रिंग ले लेते हैं और एक स्प्रिंग को हम अभी न्यूट्रल स्टेट में रख लेते हैं। न्यूट्रल स्टेट का मतलब ये है कि इससे कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है स्प्रिंग न्यूट्रल कंडीशन में, इसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं है। अब ये कोई भी स्ट्रेच नहीं होने का मतलब अभी इसकी जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं L। और अगर हम इस स्प्रिंग में थोड़ा सा वेट लगा लें तो स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट होगा, स्ट्रेच। स्प्रिंग खिंच जाएगी, थोड़ी ज़्यादा ही खिंच गई है, खैर, तो ये स्प्रिंग खिंच गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका मतलब हमने स्प्रिंग के एंड पर एक वेट अटैच कर दिया, दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये स्प्रिंग को क्या कर रही है, डिफॉर्म कर रही है, इसकी शक्ल चेंज कर रही है। ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, F। फिर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेन क्या है, चेंज, उस फोर्स के नतीजे में जो चेंज आया है। अब देखिए यहां तक जो चीज है वो तो लेंथ है, स्प्रिंग की लेंथ है L। चेंज तो ये आया ना, ये वाला पार्ट आया ना कि इतनी लेंथ चेंज हो गई, जिसे हम क्या कह लेते हैं, डेल्टा x, या सिर्फ x कह लेते हैं, x का मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये चेंज आया ना, ये वाली लंबाई तो पहले भी थी L, और ये चेंज आया है। तो हमने कहा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस के नतीजे में जो चेंज आ रहा है, तो स्ट्रेन क्या है हमारे पास, x। तो F इज प्रोपोर्शनल टू दी x। अब अगर मैं एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट और फिर x। और हमने यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगाया, k। k क्या है, इलास्टिसिटी। किसकी इलास्टिसिटी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बन गया F इज इक्वल्स टू kx। अच्छा, अब एक बात अगर आप इसे समझने की कोशिश करें ना, F इक्वल टू kx, तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो जर्नल है, ठीक है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और ये जो हमने बनाया है F इज इक्वल्स टू kx, ये किसके लिए है, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए है। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है, जरा इसको हम इसके यहाँ से इसकी वैल्यूज को और इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। हमने कहा F इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स। अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x मल्टीप्लाई से इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो f डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू आ गई।
अब अगर हम के की यूनिट के बारे में बात करें तो के की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इनटू मीटर, और अगर हम इसको करना चाहें तो न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर है। अभी हमें बता क्या रहा है, ये बता रहा है हमें सेंसिटिविटी ऑफ स्प्रिंग। अब ये सेंसिटिविटी ऑफ स्प्रिंग क्या मतलब है, अगर कहीं पर के की वैल्यू 1 न्यूटन पर मीटर है तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि स्प्रिंग में अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना तो 1 न्यूटन के फोर्स पर स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच जनरेट होगा, 1 मीटर का जनरेट हो जाएगा। और अगर मैं एक और एक के लिखूं तो हमने कहा k इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर, तो ये क्या बता रहा है कि ये स्प्रिंग पहले वाले से मजबूत है, इसकी इलास्टिसिटी कम है, क्योंकि अगर इसकी लेंथ को चेंज करना है तो लेंथ को चेंज करने के लिए मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तब जाके 1 मीटर क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है सेंसिटिविटी ऑफ स्प्रिंग, कि हमारा स्प्रिंग कितना सेंसिटिव है, कितने कम फोर्स में वो स्ट्रेच या एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, बट यहाँ पे एक लिमिट भी है, विथ इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मगर एक सर्टेन इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स उस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा दें तो क्या होगा, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो हुक्स लॉ के अगर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करें ना, तो अगर इसी हुक्स लॉ का अगर हम ग्राफ देखें ना, तो हमें ग्राफ देखें, हमें एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया, फोर्स, वाई एक्सिस में क्या ले लिया हमने, एक्सटेंशन। हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमें इस तरह का स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ने की वजह से यहाँ पर इस फोर्स पे आपको एक्सटेंशन ये पॉइंट मिल जाएगा, मगर जैसे ही आप फोर्स बढ़ाएंगे ना और आगे जाएंगे, देखें एक्सटेंशन की वैल्यू क्या हो गई, और इंक्रीज हो गई। मगर विद इन इलास्टिक आप ये देखेंगे एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अब इस स्ट्रेट पॉइंट के बाद देखें आप फोर्स जितना भी बढ़ा लें, क्या एक्सटेंशन में कोई इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर आप इस स्प्रिंग में भी आप ये फोर्स को हटाएंगे, क्या होगा, स्प्रिंग दोबारा अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगी, दैट इज द इलास्टिसिटी। मगर अगर मैं एक ऐसा वेट अटैच करूं जो कि बहुत हेवी है तो स्प्रिंग को क्या करेगा, परमानेंटली डिफॉर्म कर देगा। अब हम इसके इलास्टिक लिमिट से आउट हो चुके हैं, हमने जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, अब स्प्रिंग क्या हो गई, परमानेंटली डिफॉर्म। अब आप चाहें जितना भी इसको हटाकर इसकी जगह एक बड़ा वेट लगा रहे हैं, अब इसके अंदर फर्दर एक्सटेंशन नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुकी है, डिफॉर्मेशन हो चुकी है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट आप देखेंगे फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया, यानी इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में आप ये देखें, आप फोर्स जितना भी बढ़ा दें एक्सटेंशन में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आपका हुक्स लॉ क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, जबकि इलास्टिक लिमिट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।